आज मैं मनु भंडारी की एक बहुत ही उम्दा कहानी है, यही सच है, वो पढ़ने जा रही हूँ। ये कहानी मेरे मन के बहुत करीब है और मुझे बहुत पसंद है। तो आइए शुरू करते हैं। यही सच है। कानपुर। सामने आंगन में फैली धूप सिमटकर दीवारों पर चढ़ गई और कंधे पर बस्ता लटकाए नन्हे नन्हे बच्चों के झुंड दिखाई दिए। तो एकाएक ही मुझे समय का आभास हो गया। घंटा भर हो गया यहाँ खड़े खड़े और संजय का अभी तक कुछ पता नहीं। झुंझलाती हुई सी मैं कमरे में आती हूँ। कोने में रखी मेज पर किताबें बिखरी पड़ी हैं, कुछ खुली कुछ बंद। एक क्षण मैं उन्हें देखती रहती हूँ, फिर निरुद्देश्य सी कपड़ों को अलमारी में खोलकर सरसरी सी नज़र दौड़ाती हूँ। सब बिखरे पड़े हैं। इतनी देर यूं ही मैं व्यर्थ खड़ी रही, इन्हें ही ठीक कर लेती, पर मन नहीं करता मेरा और फिर बंद कर देती हूँ। नहीं आना था तो व्यर्थ ही मुझे समय क्यों दिया? फिर ये कोई आज की बात है? हमेशा संजय अपने बताए हुए समय से घंटे 2 घंटे देरी करके आता है और मैं हूँ कि उसी क्षण से प्रतीक्षा करने लगती हूँ। उसके बाद लाख कोशिश करके भी किसी काम में मेरा मन नहीं लग पाता। वो क्यों नहीं समझता कि मेरा समय बहुत अमूल्य है। थीसिस पूरी करने के लिए अब मुझे अपना सारा समय पढ़ाई में ही लगाना चाहिए, पर ये बात मैं उसे कैसे समझाऊं? मेज़ पर बैठकर मैं फिर पढ़ने का उपक्रम करने लगती हूँ, पर मन है कि लगता ही नहीं। पर्दे से ज़रा से हिलने से दिल की धड़कन बढ़ जाती है और बार बार नज़र घड़ी के सरकते हुए कांटों पर दौड़ जाती है। हर समय यही लगता है, वो आ गया, अभी लगा वो आ गया। तभी मेहता साहब की 5 साल की बेटी, छोटी सी बच्ची, झिझकती हुई सी मेरे कमरे में आती है। आंटी, हमें कहानी सुनाओगी? नहीं, अभी नहीं, बाद में आना, मैंने रुखाई से जवाब दिया। वो फिर भाग जाती है। ये मिसेस मेहता भी ना, एक अजीब ही है। यूँ तो महीनों शायद मेरी सूरत नहीं देखती, पर बच्ची को जब तब मेरे सिर खाने को भेज देती है। मेहता साहब तो फिर भी कभी कभी 8-10 दिन में खैरियत पूछ लेते हैं, पर वो तो बहुत अकड़ू मालूम होती है। अच्छा ही है, ज़्यादा दिलचस्पी दिखाती तो क्या मैं इतनी आज़ादी से घूम फिर सकती? खटखट खटखट, वही परिचित ध्वनि। तो आ गया संजय। मैं बरबस ही अपना सारा ध्यान पुस्तक में केंद्रित कर लेती हूँ। रजनीगंधा के ढेर सारे फूल लिए संजय मुस्कुराता सा दरवाजे पर खड़ा है। मैं देखती हूँ, पर मुस्कुराकर स्वागत नहीं करती। हंसता हुआ वह आगे बढ़ता है और फूलों को मेज़ पर पटक कर पीछे से मेरे दोनों कंधे दबाता हुआ पूछता है, बहुत नाराज़ हो? रजनीगंधा की महक से जैसे सारा कमरा महकने लगता है। मुझे क्या करना है नाराज़ होकर, मैं रुखाई से कहती हूँ। वह कुर्सी सहित मुझे घुमाकर अपने सामने लेकर आता है और बड़े दुलार से ठोड़ी उठाकर कहता है, तुम ही बताओ क्या करता? क्वालिटी में दोस्तों के बीच फंसा हुआ था, बहुत कोशिश करके भी नहीं उठ पाया। सबको नाराज़ करना अच्छा भी नहीं लगता ना। इच्छा तो हो रही थी कि कह दूं, तुम्हें दोस्तों का ख्याल है, उनके बुरा मानने की बड़ी चिंता है, बस मेरी नहीं है, पर कुछ नहीं कह पाती। एक टक उसके चेहरे की ओर देखती रहती हूँ। उसके सांवले चेहरे पर पसीने की बूंदें चमक रही हैं। कोई और समय होता ना तो मैं अपने आंचल से इन्हें पोंछ देती, पर आज, आज नहीं। वो मंद मंद मुस्कुरा रहा है। उसकी आंखें क्षमा याचना कर रही हैं। तो मैं क्या करूं? तभी वो अपनी आदत के अनुसार कुर्सी के हत्थे पर बैठकर मेरे गाल सहलाने लगता है। मुझे उसकी इसी बात पर गुस्सा आता है। हमेशा इसी तरह करेगा और फिर दुनिया भर का लाड़ दुलार दिखाएगा। वो जानता है कि इसके आगे मेरा क्रोध टिक नहीं पाता। फिर उठकर वो फूलदान के पुराने फूल फेंक देता है और नए फूल लगाता है। फूल सजाने में वह इतना कुशल है। एक बार मैंने यूं ही कह दिया था कि मुझे रजनीगंधा के फूल बड़े पसंद हैं, तो उसने यह नियम बना लिया कि हर चौथे दिन ढेर सारे फूल लाकर मेरे कमरे में लगा देता है। और अब तो मुझे इसकी आदत हो गई है कि अगर एक दिन वह फूल लेकर ना आए तो मुझे सब कुछ सूना सूना सा लगता है। ये फूल जैसे संजय की उपस्थिति का आभास कराते हैं।
थोड़ी देर बाद हम घूमने निकल जाते हैं। एकाएक ही मुझे ईरा के पत्र की बात याद आती है, जो बात सुनाने के लिए मैं सवेरे से आतुर थी। इस गुस्सेबाजी में जाने कैसे मैं उसे भूल गई थी। सुनो, ईरा ने लिखा है कि किसी दिन मेरे पास इंटरव्यू का बुलावा आ सकता है, तो मुझे तैयार रहना चाहिए। कहाँ, कलकत्ता से? कुछ याद करते हुए संजय पूछता है और फिर एकाएक ही उछल पड़ता है। यदि तुम्हें वो जॉब मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए दीपा, मज़ा आ जाए। हम सड़क पर हैं, नहीं तो अवश्य ही उसने आवेश में आकर कोई हरकत कर डाली होती। जाने क्यों मुझे उसका इस प्रकार प्रसन्न होना अच्छा नहीं लगता। क्या वह चाहता है कि मैं कलकत्ता चली जाऊं, उससे बहुत दूर? तभी सुनाई देता है, तुम्हें ये जॉब मिल जाए तो सच में मैं भी अपना तबादला कलकत्ता ही करवा लूं, हेड ऑफिस में। यहाँ की रोज़ की किचकिच से तो मेरा मन ऊब गया है। कितनी ही बार सोचा कि तबादले की कोशिश करूं, पर तुम्हारे ख्याल ने हमेशा मुझे बांध लिया। ऑफिस में शांति हो जाएगी, पर मेरी शामें कितनी वीरान होंगी। उसके स्वर की आर्द्रता ने मुझे छू लिया। एकाएक ही मुझे लगने लगा कि रात बड़ी सुहानी हो चली है। हम दूर निकलकर अपनी प्रिय टेकरी पर जाकर बैठ जाते हैं। दूर दूर तक हल्की सी चांदनी फैली हुई है और शहर की तरह यहाँ का वातावरण धुएं से भरा हुआ नहीं है। वह दोनों पैर फैलाकर बैठ जाता है और घंटों मुझे अपने ऑफिस के झगड़े की बातें सुनाता है और फिर कलकत्ता जाकर साथ जीवन बिताने की योजनाएं बनाता है। मैं कुछ नहीं बोलती, बस एक टक उसे देखती रहती हूँ। जब वो चुप हो जाता है तो बोलती हूँ, मुझे तो इंटरव्यू में जाते हुए बहुत डर लगता है। पता नहीं कैसे क्या पूछते होंगे, और मेरे लिए तो ये पहला मौका है। वह खिलखिलाकर हंस पड़ता है। तुम भी एक ही मुंह रखो। घर से दूर यहाँ कमरा लेकर अकेली रहती हो, रिसर्च कर रही हो, दुनिया भर घूमती फिरती हो, और तुम्हें इंटरव्यू के नाम से डर लगता है, क्यों? और गाल पर एक हल्की सी चपत जमा देता है। फिर समझाता हुआ कहता है, और देखो, आजकल ये इंटरव्यू आदि ये सब दिखावा मात्र है। वहाँ किसी जान पहचान वाले से इन्फ्लुएंस डलवा कर जाना। पर कलकत्ता तो मेरे लिए एकदम नई जगह है। वहाँ ईरा को छोड़कर मैं किसी को नहीं जानती। अब उन लोगों की कोई जान पहचान हो तो दूसरी बात है। मैं असहाय सी कहती हूँ। और किसी को नहीं जानती? फिर मेरे चेहरे पर नजरें गड़ाकर पूछता है। निशीत भी तो वही है ना? होगा, मुझे क्या करना है उससे? मैं एकदम से भन्ना कर जवाब देती हूँ। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा था कि अब वो यही बात कहेगा। कुछ नहीं करना, वह छेड़ने के लहजे में कहता है, और मैं भभक पड़ती हूँ। देखो संजय, मैं 1000 बार तुमसे कह चुकी हूँ कि उसे लेकर मुझे मजाक मत किया करो। मुझे इस तरह का ना मजाक जरा भी पसंद नहीं है। वो खिलखिलाकर हंस पड़ता है। पर मेरा तो मूड खराब हो जाता है ना। हम लौट पड़ते हैं। वह मुझे खुश करने के इरादे से मेरे कंधे पर हाथ रख देता है। मैं झटक कर हाथ हटा देती हूँ। क्या कर रहे हो? कोई देख लेगा तो क्या कहेगा? कौन है यहाँ जो देख लेगा? और देख लेगा तो देख लेगा, देखकर अपने आप ही कुढ़ेगा। नहीं, हमें पसंद नहीं है ये बेशर्मी। और सच ही मुझे रास्ते में ऐसी हरकतें पसंद नहीं हैं, चाहे रास्ता निर्जन ही क्यों ना हो। पर है तो रास्ता। फिर कानपुर जैसी जगह। कमरे पर लौटकर मैं उसे बैठने को कहती हूँ। वह बैठता नहीं, बस बाहों में भरकर एक बार मुझे चूम लेता है। यह भी जैसे उसका रोज का नियम है। वह चला जाता है। मैं बाहर बालकनी में निकलकर उसे देखती रहती हूँ। उसका आकार धीरे धीरे छोटा होते होते सड़क के मोड़ पर जाकर लुप्त हो जाता है। मैं उधर ही देखती रहती हूँ, निरुद्देश्य सी, खोई सी। फिर आकर पढ़ने बैठ जाती हूँ। रात में सोती हूँ तो देर तक मेरी आंखें मेज पर लगे रजनीगंधा के फूलों को निहारती रहती हैं। जाने क्यों अक्सर मुझे भ्रम हो जाता है कि ये फूल नहीं है, मानो संजय की अनेकानेक आंखें हैं जो मुझे देख रही हैं, सहला रही हैं, दुलार कर रही हैं। और अपने को यूं असंख्य आंखों के निरंतर देखे जाने की कल्पना से मैं लजा जाती हूँ। मैंने संजय को भी एक बार यह बात बताई थी तो वह खूब हंसा था, और फिर मेरे गालों को सहलाते हुए उसने कहा था कि मैं पागल हूँ, नीरी मूर्खा हूँ। कौन जाने, शायद उसका कहना ठीक हो, शायद मैं पागल ही हूँ। कानपुर।
मैं जानती हूँ संजय का मन निशीथ को लेकर जब तक सशंकित हो उठता है, पर उसे कैसे विश्वास दिलाऊं कि मैं निशीथ से नफरत करती हूँ। उसकी याद मात्र से मेरा मन घृणा से भर उठता है। फिर 18 वर्ष की आयु में किया हुआ प्यार वो प्यार भी कोई प्यार होता है भला? नीरा बचपना होता है, महज पागलपन। उसमें आवेश रहता है पर स्थायित्व नहीं रहता, गति रहती है पर गहराई नहीं रहती। जिस वेग से वह आरंभ होता है, जरा सा झटका लगने से उसी वेग से टूट भी जाता है। और उसके बाद आहों, आंसुओं और सिसकियों का एक दौर, सारी दुनिया की निस्सारता और आत्महत्या करने की अनेकानेक संकल्प, और फिर एक तीखी घृणा। जैसे ही जीवन को दूसरा आधार मिल जाता है ना, उन सबको भूलने में एक दिन भी नहीं लगता। फिर तो वो सब ऐसी बेवकूफ़ी लगती है जिस पर बैठकर घंटों हंसने की तबीयत होती है। तब एकाएक ही इस बात का एहसास होता है कि ये सारे आंसू, ये सारी आहें उस प्रेमी के लिए नहीं थे, वरन जीवन की उस रिक्तता और शून्यता के लिए थी जिसने जीवन को नीरस बनाकर बोझिल कर दिया था। तभी तो संजय को पाते ही मैं निशीथ को भूल गई। मेरे आंसू हंसी में बदल गए और आहों की जगह किलकारियां गूंजने लगी। पर संजय है जब तब निशीथ की बात करने लगता है। मेरे कुछ कहने पर वह खिलखिला कर हंस पड़ता है, पर मैं जानती हूँ वो पूर्ण रूप से आश्वस्त नहीं है। उसे कैसे बताऊं कि मेरे प्यार का, मेरी कोमल भावनाओं का, भविष्य की मेरी अनेकानेक योजनाओं का एकमात्र केंद्र सिर्फ संजय है। ये बात दूसरी है कि चांदनी रात में किसी निर्जन स्थान में पेड़ तले बैठकर भी मैं अपनी थीसिस की बात कर रही हूँ, या वह अपने ऑफिस की, या हम किसी और विषय पर बात करने लगते हैं। पर इन सब का ये मतलब तो नहीं है ना कि हम प्रेम नहीं करते। वह क्यों नहीं समझता कि आज हमारी भावुकता यथार्थ में बदल गई है। सपनों की जगह हम वास्तविकता में जीते हैं। हमारे प्रेम को परिपक्वता मिल चुकी है, जिसका आधार पाकर वह अधिक गहरा हो गया है, स्थायी हो गया है। पर संजय को कैसे समझाऊं ये सब? कैसे उसे समझाऊं कि निशीथ ने मेरा अपमान किया है, ऐसा अपमान जिसकी कचोट से मैं आज भी तिलमिला जाती हूँ। संबंध तोड़ने से पहले एक बार तो उसने मुझे बताया होता कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा अपराध कर डाला था जिसके कारण उसने मुझे इतना कठोर दंड दे डाला। सारी दुनिया की भर्त्सना, तिरस्कार, परिहास और दया का विष मुझे पीना पड़ा। विश्वासघाती, नीच कहीं की। और संजय सोचता है कि आज भी मेरे मन में उसके लिए कोई कोमल स्थान है। छी, मैं उससे नफरत करती हूँ और हमेशा करती रहूंगी। और सच पूछो तो अपने आप को भाग्यशालिनी समझती हूँ कि ऐसे व्यक्ति के चंगुल से मैं बच गई, जिसके लिए प्रेम महज एक खिलवाड़ है। संजय, ये तो सोचो कि यदि ऐसी कोई भी बात होती तो क्या मैं तुम्हारे आगे, तुम्हारी हर उचित अनुचित चेष्टा के आगे यूं आत्मसमर्पण कर देती? तुम्हारे चुंबनों, तुम्हारे आलिंगनों में अपने को यूं बिखरने देती? जानते हो, विवाह से पहले कोई भी लड़की किसी को इन सब का अधिकार नहीं देती, पर मैंने दिया। क्या केवल इसीलिए नहीं कि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ? बहुत बहुत प्यार करती हूँ। विश्वास करो संजय, तुम्हारा मेरा प्यार ही सच है। निशीथ का प्यार तो मात्र छल था, भ्रम था, झूठ था। कानपुर। परसों मुझे कलकत्ता जाना है। सच बहुत डर लग रहा है। कैसे होगा, क्या होगा? मान लो इंटरव्यू में मैं बहुत नर्वस हो गई तो? संजय को कह रही हूँ कि वह भी साथ चले, पर उसे तो ऑफिस से छुट्टी ही नहीं मिल सकती। एक तो नया शहर, फिर इंटरव्यू। सच में अपना कोई साथ होता तो बड़ा सहारा मिल जाता। मैं कमरा लेकर अकेली तो रहती हूँ यहाँ, यूँ अकेली घूम भी लेती हूँ, लेकिन संजय सोचता है मुझ में बड़ी हिम्मत है। पर सच बात तो यह है कि मुझे बड़ा डर लग रहा है। बार बार मैं ये मान लेती हूँ कि मुझे नौकरी मिल गई है और मैं संजय के साथ वहाँ रहने लगी हूँ। कितनी सुंदर कल्पना है ना, कितनी मादक। पर इंटरव्यू का भय मादकता से भरे इस स्वप्न जाल को छिन्न भिन्न कर देता है। काश संजय भी इसी तरह मेरे साथ चल पाता। कलकत्ता। गाड़ी जब हावड़ा स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर प्रवेश करती है तो जाने कैसे विचित्र आशंका, विचित्र से भय से मेरा मन भर जाता है।
कलकत्ता। गाड़ी जब हावड़ा स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर प्रवेश करती है तो जाने कैसे विचित्र आशंका, विचित्र से भय से मेरा मन भर जाता है। प्लेटफॉर्म पर खड़े असंख्य नगर नारियों में मैं ईरा को ढूंढती हूँ और वो कहीं दिखाई नहीं देती। नीचे उतरने की बजाय मैं खिड़की से ही दूर दूर तक नजरें दौड़ाती हूँ। आखिर एक कूली बुलाकर अपना छोटा सा सूटकेस और बिस्तर उतारने का आदेश देती हूँ और मैं नीचे उतर पड़ती हूँ। उस भीड़ को देखकर मेरी दहशत जैसे और बढ़ जाती है। तभी किसी के हाथ के स्पर्श से मैं बुरी तरह चौंकती हूँ। पीछे देखती हूँ तो ईरा खड़ी है। रुमाल से चेहरे का पसीना पोंछते हुए मैं कहती हूँ, उफ, तुझे ना देखकर ना मैं घबरा गई थी कि तुम्हारे घर को मैं कैसे ढूंढूंगी। बाहर आकर हम टैक्सी में बैठ जाते हैं। अभी तक मैं स्वस्थ नहीं हो पाई हूँ। जैसे ही हावड़ा पुल पर गाड़ी पहुँचती है, हुगली के जल को स्पर्श करती हुई ठंडी हवाएं तन मन को एक ताजगी का अनुभव देती हैं। ईरा मुझे इस पुल की विशेषता बताती है और मैं विस्मित सी उस पुल को देखती हूँ। दूर दूर तक फैली हुई हुगली के विस्तार को देखती हूँ। उसकी छाती पर खड़ी नौकाएं जो विहार कर रही हैं उन्हें देखती हूँ। बड़े बड़े जहाज़ों को देखती हूँ। उसके बाद बहुत ही भीड़ भरी सड़कों पर हम टैक्सी रोकते रोकते चलते हैं। ऊंची ऊंची इमारतों और चारों ओर के वातावरण से कुछ विचित्र सी विराटता का आभास होता है और इन सब के बीच जैसे मैं अपने को बड़ा खोया खोया सा महसूस करती हूँ। कहाँ पटना, कानपुर और कहाँ ये कलकत्ता। मैंने तो आज तक कभी बहुत बड़ा शहर भी नहीं देखा था। सारी भीड़ को चीरकर हम रेड रोड पर आ जाते हैं। चौड़ी शांत सड़क, मेरे दोनों ओर लंबे चौड़े खुले हुए मैदान। क्यों ईरा, कौन कौन होगा इंटरव्यू में? मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। अरे सब ठीक हो जाएगा, तू डर मत। और डरे तो हम जैसे लोग, तब कुछ बात समझ में भी आए। जिसने अपना सारा करियर अपने आप बनाया है वो भला कैसे डरे इंटरव्यू से? फिर कुछ देर ठहर कर कहती है, अच्छा भैया भाभी तो पटना होंगे ना, जाती है कभी उनके पास या नहीं जाती? कानपुर आने के बाद एक बार गई थी। कभी कभी यूं ही पत्र लिख देती हूँ। भाई कमाल के लोग हैं, बहन को भी नहीं निभा सके। मुझे ये प्रसंग किसी तरह से पसंद ही नहीं है। मैं नहीं चाहती कि कोई इस विषय पर बात करे। मैं इसलिए मौन रहती हूँ। ईरा का छोटा सा घर है, सुंदर ढंग से सजाया हुआ। उसके पति के दौरे पर जाने की बात सुनकर पहले तो मुझे अफसोस हुआ था। वे होते तो कुछ मदद ही करते, पर एकाएक मुझे लगने लगा कि उनकी अनुपस्थिति से शायद अधिक स्वतंत्रता का अनुभव कर सकूं। उसका बच्चा बहुत प्यारा है। शाम को ईरा मुझे कॉफ़ी हाउस ले जाती है। अचानक मुझे वहाँ निशीथ दिखाई पड़ता है। मैं सकपका कर नज़र घुमा लेती हूँ। वो हमारी मेज़ पर आ पहुँचता है। विवश होकर मुझे उधर देखना पड़ता है और नमस्कार भी करना पड़ता है और फिर ईरा का परिचय भी करवाना पड़ता है। ईरा पास की कुर्सी पर बैठने का निमंत्रण दे देती है। मुझे लगता है मेरी सांस रुक गई है। कब आई? आज सवेरे। अभी ठहरोगी? ठहरी कहाँ हो वैसे? सारे जवाब ईरा देती है। मैं देख रही हूँ निशीथ बहुत बदल गया है। उसने कवियों की तरह बाल बढ़ा लिए हैं। ये क्या शौक चल रहा है? उसका रंग स्याह पड़ गया है। वो दुबला भी हो गया है। विशेष बातचीत नहीं होती और हम लोग उठ पड़ते हैं। ईरा को मुन्नू की चिंता सता रही थी और मुझे स्वयं घर पहुंचने को उतावलापन चढ़ रहा था। कॉफ़ी हाउस के धर्मतल्ला तक वह पैदल चलता हुआ हमारे साथ आया। ईरा उससे बात करती रही, मानो वह ईरा का ही मित्र हो। ईरा अपना पता समझा देती है और वो दूसरे दिन 9 बजे आने का वादा करके चला जाता है। पूरे 3 साल बाद निशीथ को क्यों मिलना? ना चाहकर भी जैसे सारा अतीत आंखों के सामने मेरे खुल गया है। वो बहुत दुबला सा हो गया है। लगता है जैसे मन में कोई गहरी सी पीड़ा छिपाए बैठा है। कहीं मुझसे अलग होने का दुख तो नहीं सता रहा उसे? कल्पना चाहे कितनी भी मधुर क्यों न हो, एक तृप्त युक्त आनंद देने वाली क्यों न हो, पर मैं जानती हूँ यह झूठ है। यदि ऐसा ही था तो कौन उसे कहने गया था कि तुम इस संबंध को तोड़ दो? उसने अपनी इच्छा से ही तो ये सब किया था। एकाएक ही मेरा मन कटु हो उठता है। यही तो है वह व्यक्ति जिसने मुझे अपमानित करके सारी दुनिया के सामने छोड़ दिया था, महज उपहास का पात्र बनाकर। ओह क्यों मैंने उसे पहचानने से इनकार नहीं कर दिया? जब वो मेज़ पर आकर खड़ा हुआ तो क्यों नहीं मैंने कह दिया कि माफ़ कीजिए, मैं आपको नहीं पहचानती। जरा उसका खिसियाना देखती ना, तब मुझे पता चलता।
पर वो तो कल भी आएगा। मुझे उसे साफ साफ मना कर देना चाहिए था कि मैं उसकी सूरत नहीं देखना चाहती, उससे नफरत करती हूँ। हाँ, अच्छा, आए कल। मैं उसे बता दूंगी कि जल्दी ही मैं संजय से विवाह करने वाली हूँ, और यह भी बता दूंगी कि मैं पिछला सब कुछ भूल चुकी हूँ, और यह भी बता दूंगी कि मैं उससे घृणा करती हूँ और ज़िंदगी में मैं उसे कभी माफ़ नहीं कर सकती। ये सब सोचने के साथ साथ जाने क्यों मेरे मन में ये बात भी उठ रही थी कि 3 साल हो गए, अभी तक निशीत ने विवाह क्यों नहीं किया। करे ना करे, मुझे क्या। क्या वो आज भी मुझसे कुछ उम्मीद रखता है? मूर्ख कहीं का। संजय संजय संजय, मैंने तुमसे कितना कहा था कि तुम मेरे साथ चलो, पर तुम नहीं आए। इस समय जबकि तुम्हारी सबसे ज़्यादा याद आ रही है, बताओ मैं क्या करूं? कलकत्ता। नौकरी पाना इतना मुश्किल है, इसका मुझे गुमान तक नहीं था। ईरा कहती है कि 150 की नौकरी के लिए खुद मिनिस्टर तक सिफारिश करने पहुंच जाते हैं, फिर ये तो 300 का जॉब है। निशीत सवेरे से शाम तक इसी चक्कर में भटका है, यहाँ तक कि उसने अपने ऑफिस से भी छुट्टी ले ली है। वह क्यों मेरे काम में इतनी दिलचस्पी ले रहा है? उसका परिचय बड़े बड़े लोगों में है और वो कहता है कि जैसे भी होगा वो काम मुझे दिलाकर ही मानेगा, पर आखिर क्यों? कल मैंने सोचा था कि अपने व्यवहार की रुखाई से मैं स्पष्ट कर दूंगी कि अब वो मेरे पास ना आए। 9:15 के करीब वो अपने टूटे हुए बाल फेंकने खिड़की पर गई तो देखा कि घर से थोड़ी दूर निशीत टहल रहा है। वही लंबे बाल, कुर्ता पजामा। तो वो समय के पहले ही आ गया। संजय होता तो 11 के पहले कभी नहीं पहुंचता। समय पर पहुंचना तो संजय कभी जानता ही नहीं। उसे यूँ चक्कर काटते देखकर मेरा मन जैसे कैसा हो गया है, और जब वो आया तो मैं चाहकर भी कटु नहीं हो सकी। मैंने उसे कलकत्ता आने का मकसद बताया तो लगा कि वो बहुत प्रसन्न हुआ। वहीं बैठे बैठे फ़ोन करके उसने उसकी नौकरी के संबंध में सारी जानकारी प्राप्त कर ली। कैसे करना होगा, क्या करना होगा, इन सारी बातों की योजना बना डाली। वहीं बैठे बैठे फ़ोन से ऑफिस को सूचना भी दे दी कि वो आज ऑफिस नहीं आएगा। विचित्र स्थिति में हूँ। उसके इस अपनत्व भरे व्यवहार को मैं कैसे स्वीकार करूँ? नकार भी तो नहीं सकती। सारा दिन मैं उसके साथ घूमती रही, पर काम की बात के अतिरिक्त उसने एक भी बात नहीं की। मैंने कई बार चाहा कि संजय की बात उसे बता दूं, पर बता नहीं सकी। सोचा कहीं ये सुनकर वो दिलचस्पी लेना कम ना कर दे। उसके आज भर के प्रयत्नों से ही मुझे काफ़ी उम्मीद हो चली थी। ये नौकरी मेरे लिए कितनी आवश्यक है। मिल जाए तो संजय कितना खुश होगा। हमारे विवाहित जीवन के आरंभिक दिन कितने सुख में बीतेंगे। शाम को हम घर लौटते हैं। मैं उसे बैठने को कहती हूँ, पर वो बैठता नहीं, बस खड़ा रहता है। उसके चौड़े ललाट पर पसीने की बूंदें चमक रही हैं। एकाएक ही मुझे लगता है इस समय संजय होता तो मैं अपने आंचल से उसका पसीना पोंछ देती, और वो क्या बिना बाहों में भरे, बिना प्यार किए मुझे ऐसे ही छोड़ देता? अच्छा तो चलता हूँ। यंत्र चलित से मेरे हाथ जुड़ जाते हैं। वह लौट पड़ता है और मैं ठगी सी देखती रहती हूँ। सोते समय मेरी आदत है कि मैं संजय के लाए हुए फूलों को निहारती रहती हूँ। यहाँ वो फूल नहीं है तो मुझे बड़ा सूना सूना सा लग रहा है। पता नहीं संजय, तुम इस समय क्या कर रहे हो? 3 दिन हो गए, किसी ने बाहों में भरकर प्यार तक नहीं किया। कलकत्ता। आज सवेरे मेरा इंटरव्यू होगा। मैं शायद बहुत नर्वस हो गई थी और जैसे उत्तर देने चाहिए थे वैसे नहीं दे पाई, पर निशीत ने आकर बताया कि मेरा चुना जाना करीब करीब तय हो गया है। मैं जानती हूँ ये सब निशीत की वजह से ही हुआ है। ढलते सूरज की धूप निशीत के बाएं गाल पर पड़ रही थी और सामने बैठा निशीत इतने दिन बाद एक बार फिर मुझे बड़ा प्यारा सा लग रहा था। मैंने देखा मुझसे ज़्यादा वह प्रसन्न है। वो कभी किसी की एहसान नहीं लेता, पर मेरी खातिर उसने ना जाने कितने लोगों का एहसान लिया। आखिर क्यों? क्या वो चाहता है कि मैं कलकत्ता आकर रहूं, उसके साथ, उसके पास? एक अजीब सी पुलक से मेरा तन बदन सिहर उठता है। वो ऐसा क्यों चाहता है? उसका ऐसा चाहना बहुत गलत है, बहुत अनुचित है। मैं अपने मन को समझाती हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है। शायद वह केवल मेरे प्रति किए गए अन्याय का प्रतिकार करने के लिए ये सब कर रहा है। पर क्या वो समझता है कि उसकी मदद से नौकरी पाकर मैं उसे क्षमा कर दूंगी, या जो कुछ उसने किया वो भूल जाऊंगी? असंभव। मैं कल ही उसे संजय की बात बता दूंगी।
आज तो खुशी में पार्टी हो जाए। काम की बात के अलावा ये पहला वाक्य है जो मैं उसके मुंह से सुनती हूँ। मैं ईरा की ओर देखती हूँ। वह प्रस्ताव का समर्थन करते हुए कहती है। मुन्नू की तबीयत का बहाना लेकर अपने आप को काट लेती है। अकेले जाना मुझे कुछ अटपटा सा लगता है। अभी तक तो काम का बहाना लेकर घूम रही थी, पर अब फिर भी मैं मना नहीं कर पाती। अंदर जाकर तैयार होती हूँ। मुझे याद आता है कि निशीत को नीला रंग बहुत पसंद था। मैं नीली साड़ी पहनती हूँ। बड़े चाव और सतर्कता से अपना प्रसाधन करती हूँ और बार बार अपने को टोकती जाती हूँ। किसको रिझाने के लिए कर रही हो ये सब? क्या ये नीरा पागलपन नहीं है? सीढ़ियों पर निशीत हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहता है, इस साड़ी में तुम बहुत सुंदर लग रही हो। मेरा चेहरा तमतमा जाता है, कनपटियाँ सुर्ख हो जाती हैं। मैं सचमुच ही इस वाक्य के लिए तैयार नहीं थी। वह सदा चुप रहने वाला निशीत बोला, वो भी ऐसी बात। मुझे ऐसी बातें सुनने की ज़रा भी आदत नहीं है। संजय ना कभी मेरे कपड़ों पर ध्यान देता है, ना ही ऐसी बातें करता है, जबकि उसे पूरा अधिकार है और ये बिना अधिकार ऐसी बात कर रहा है। पर जाने क्या है कि मैं उस पर नाराज़ नहीं हो पाती हूँ, बल्कि एक पलक में सिहरन महसूस करती हूँ। सच, संजय के मुंह से ऐसा वाक्य सुनने को मेरा मन तरसता है, पर उसने कभी ऐसी बात नहीं की। पिछले 2.5 साल से मैं संजय के साथ रह रही हूँ। रोज ही शाम को वह घूमने जाते हैं। कितनी ही बार मैंने श्रृंगार किया, अच्छे कपड़े पहने, पर प्रशंसा का एक शब्द भी उसने कभी नहीं कहा। इन बातों पर उसका ध्यान ही नहीं जाता। वह देखकर भी जैसे सब कुछ अनदेखा कर देता है। इस वाक्य को सुनने के लिए तरसता हुआ मेरा मन जैसे रस से नहा जाता है। पर निशीत ने ये बात क्यों कही? उसे क्या अधिकार है ये सब कुछ कहने का? क्या सचमुच उसे कोई अधिकार नहीं है? जाने कैसी मजबूरी है, कैसी विवशता है कि मैं इन सब बातों का जवाब नहीं दे पाती हूँ। निश्चयात्मक दृढ़ता से नहीं कह पाती कि साथ चलते इस व्यक्ति को सचमुच ही मेरे विषय में ऐसी अवांछित बात कहने का कोई अधिकार नहीं है। हम दोनों टैक्सी में बैठते हैं। मैं सोचती हूँ आज मैं इस संजय को बात बता दूंगी। मैं सोचती हूँ कि आज मैं इसे संजय की बात बता दूंगी। स्काई रूम, निशीत टैक्सी वाले को आदेश देता है। टुन की घंटी के साथ मीटर डाउन होता है और टैक्सी हवा से बातें करने लगती है। निशीत बहुत सतर्कता से कोने में बैठा है, बीच में इतनी जगह छोड़कर कि यदि हिचकोला खाकर भी टैक्सी रुके तो हमारा स्पर्श ना हो। हवा के झोंके से मेरी रेशमी साड़ी का पल्लू उसके समूचे बदन को स्पर्श करता हुआ उसकी गोदी में पड़कर फरफराता है। वह उसे हटाता नहीं। मुझे लगता है ये रेशमी सुवासित पल्लू उसके तन मन को रस से भिगो रहा है। ये स्पर्श उसे पुलकित कर रहा है। मैं विजय के अकथनीय एहसास से भर जाती हूँ। आज भी मैं संजय की बात नहीं कह पाती। चाहकर भी मैं नहीं कह पाती। अपनी विवशता पर मुझे खींच आने लगती है, पर मेरा मुंह नहीं खुलता। मुझे लगता है कि मैं जैसे कोई बहुत बड़ा अपराध कर रही हूँ, पर फिर भी मैं कुछ नहीं कह सकती। निशीत कुछ बोलता क्यों नहीं? उसका यूं कोने में दुबक कर निर्विकार भाव से बैठे रहना मुझे कतई अच्छा नहीं लगता। एकाएक ही मुझे संजय की याद आने लगती है। इस समय वह यहाँ होता तो उसका हाथ मेरी कमर में लिपटा होता। यूं सड़क पर ऐसी हरकतें मुझे वैसे भी पसंद नहीं, पर आज जाने क्यों किसी की बाहों की लपेट को मेरा जी ललक उठता है। मैं जानती हूँ कि जब निशीत बगल में बैठा हो उस समय ऐसी इच्छा मुझे नहीं करना चाहिए, या ऐसी बात मुझे सोचना भी नहीं सही है। जितनी द्रुत गति से टैक्सी चल रही है, मुझे लगता है उतनी ही द्रुत गति से मैं भी बही जा रही हूँ, अनुचित अवांछित दिशाओं की ओर। टैक्सी झटका खाकर रुकती है तो मेरी चेतना लौटती है। मैं जल्दी से दाहिनी ओर का फाटक खोलकर कुछ इस हड़बड़ी से नीचे उतर पड़ती हूँ, मानो अंदर निशीत मेरे साथ कोई बदतमीजी कर रहा हो। अजी, इधर से नहीं, उधर से उतरना चाहिए, टैक्सी वाला कहता है तो अपनी गलती का भान होता है। उधर निशीत खड़ा है, इधर मैं, और बीच में टैक्सी। पैसे लेकर टैक्सी चली जाती है और हम दोनों एक दूसरे के आमने सामने हो जाते हैं। एकाएक ही मुझे ख्याल आता है कि टैक्सी के पैसे आज तो मुझे देने चाहिए थे, पर अब क्या हो सकता है। चुपचाप हम दोनों अंदर जाते हैं। आसपास बहुत कुछ है, चहल पहल, रोशनी, रौनक, पर मेरे लिए जैसे सबका अस्तित्व ही मिट जाता है।
मैं अपने को सबकी नज़रों से ऐसे बचाकर चलती हूँ मानो मैंने कोई अपराध कर डाला हो और कोई मुझे पकड़ ना ले। क्या सचमुच ही मुझे कोई अपराध हो गया है? क्या सचमुच मुझसे कोई अपराध हो गया है? आमने सामने हम दोनों बैठ जाते हैं। मैं होस्ट हूँ, फिर भी उसका पार्ट वही अदा कर रहा है, वही ऑर्डर देता है। बाहर की हलचल और उससे अधिक मन की हलचल। मैं अपने को खोया खोया सा महसूस करती हूँ। हम दोनों के सामने बैरा, कोल्ड कॉफ़ी के ग्लास और खाने का कुछ सामान रख जाता है। मुझे बार बार लगता है कि निशीत कुछ कहना चाह रहा है। मैं उसके होठों को धड़कन तक महसूस कर सकती हूँ। वह जल्दी से कॉफ़ी का स्ट्रॉ मुंह से लगा लेता है। मूर्ख कहीं का, वो सोचता है कि मैं बेवकूफ़ हूँ। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि इस समय वो क्या सोच रहा है। 3 दिन साथ रहकर भी हमने उस प्रसंग को नहीं छेड़ा। शायद नौकरी की बात हमारे दिमाग में थी, पर आज अवश्य ही वो बात आएगी। ना आए, ये कितना अस्वाभाविक है। पर नहीं, स्वाभाविक यही है शायद। 3 साल पहले जो अध्याय सदा के लिए बंद हो गया था, उसे उलटकर देखने का साहस शायद हम दोनों में नहीं है। जो संबंध टूट गए हैं वो टूट गए हैं। अब उन पर कौन बात करेगा, और बात करनी भी नहीं चाहिए। मैं तो नहीं करूँगी, पर उसे तो करनी चाहिए। तोड़ा उसने था तो बात भी वही आरंभ करेगा। मैं क्यों करूं? और मुझे क्या पड़ी है? मैं तो जल्दी संजय से विवाह करने वाली हूँ। क्यों क्यों नहीं मैं इसे संजय वाली बात बता दूं? पर जाने कैसी विवशता है, जाने कैसा मोह है कि मेरा मुंह ही नहीं खुल रहा है। एकाएक मुझे लगता है जैसे उसने कुछ कहा। आपने कुछ कहा? नहीं तो मैं खिसिया जाती हूँ। वो वही मौन, फिर से मौन। खाने में भी मेरा ज़रा मन नहीं लग रहा है, पर यंत्र चलित सी मैं खाए जा रही हूँ। शायद वो भी ऐसे ही खा रहा है। फिर मुझे लगता है उसके होंठ फड़क रहे हैं और स्ट्रॉ पकड़े हुए उंगलियां काँप रही हैं। मैं जानती हूँ वो पूछना चाहता है कि दीपा, तुमने मुझे माफ़ तो कर दिया ना? वो पूछ क्यों नहीं लेता? मान लो यदि पूछ ही लेगा तो मैं क्या कहूँगी? कि मैं तुम्हें ज़िंदगी भर माफ़ नहीं कर सकती, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। मैं तुम्हारे साथ घूम फिर रही हूँ या कॉफ़ी पी रही हूँ तो ये मत समझो कि मैं तुम्हारे विश्वासघात को भूल गई हूँ। और एकाएक ही पिछला सब कुछ मेरी आंखों के आगे तैरने लगता है। पर ये क्या असह्य, अपमानजनित पीड़ा, क्रोध और कटुता, ये सब क्यों याद नहीं आता? मेरे सामने तो पटना में गुजरी सुहानी संध्याओं और चांदनी रातों के चित्र उभर कर आते हैं, जब घंटों समीप बैठकर मौन भाव से हम एक दूसरे को देखते थे, बिना स्पर्श किए। जाने कैसी मादकता तन मन को विभोर कर देती थी, जाने कैसी तन्मयता में डूबे रहते थे हम दोनों स्वप्निल से दुनिया में। मैं कुछ बोलना भी चाहती तो वो मेरे मुंह पर उंगली रख कर कहता, आत्मीयता के ये क्षण अनकहे रहने दो दीपा। आज भी तो हम मौन हैं, एक दूसरे के निकट हैं। क्या आज भी आत्मीयता के उन्हीं क्षणों में हम हैं? मैं अपनी सारी शक्ति लगाकर चीख पड़ना चाहती हूँ कि नहीं नहीं नहीं, पर कॉफ़ी सिप करने के अतिरिक्त मैं कुछ नहीं कर पाती। मेरा ये विरोध हृदय की न जाने कौन सी अतल गहराइयों में डूब जाता है। निशीत मुझे बिल नहीं देने देता। एक विचित्र सी भावना मेरे मन में उठती है कि छीना झपटी में किसी तरह मेरा हाथ उसके हाथ को छू जाए। मैं अपने स्पर्श से उसके तन मन के तारों को झंझना देना चाहती हूँ, पर वैसा अवसर नहीं आता। बिल वही देता है। मुझसे तो विरोध भी नहीं किया जाता। मन में प्रचंड तूफान है, पर फिर भी निर्विकार भाव से मैं टैक्सी में आकर बैठती हूँ। फिर वही मौन, वही दूरी। पर जाने क्या है कि मुझे लगता है जैसे निशीत ने मेरे बहुत निकट आकर कुछ कहा, बहुत ही निकट। बार बार मेरा मन करता है कि क्यों नहीं निशीत मेरा हाथ पकड़ लेता, क्यों नहीं वो मेरे कंधे पर हाथ रख देता। मैं ज़रा भी बुरा नहीं मानूंगी, ज़रा भी नहीं। पर वो कुछ नहीं कहता। सोते समय रोज़ की तरह मैं आज भी संजय का ध्यान करते हुए सोना चाहती हूँ, पर निश्चित है कि बार बार संजय की आकृति को हटाकर स्वयं आकर खड़ा हो जाता है। कलकत्ता। अपनी मजबूरी पर खींच जाती हूँ। आज कितना अच्छा मौका था सारी बातें बता देने का, पर मैं जाने कहाँ भटक रही थी कि कुछ भी नहीं बता पाई। शाम को मुझे निशीत अपने साथ लेकर गया। पानी के किनारे हम घास पर बैठ गए।
कुछ दूर पर काफ़ी भीड़ भाड़ थी, पर यह स्थान अपेक्षाकृत शांत था। सामने लेक के पानी में छोटी छोटी लहरें उठ रही थीं। चारों ओर के वातावरण का कुछ विचित्र सा भाव मन पर पड़े जा रहा था। अब तो तुम यहाँ आ जाओगी, मेरी ओर देखकर उसने कहा। हाँ। नौकरी के बाद क्या इरादा है? मैंने देखा उसकी आंखों में कुछ जानने की आतुरता थी, शायद कुछ कहने की भी। मुझसे कुछ जानकर वो अपनी बात कहेगा। कुछ नहीं, जाने क्यों क्यों मैं ये कह गई। कोई है जो मुझे कचोट डाल रहा है। क्यों नहीं मैं बता देती कि नौकरी के बाद मैं संजय से विवाह करूंगी, मैं संजय से प्रेम करती हूँ, वो मुझसे प्रेम करता है और वो बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा। वो तुम्हारी तरह धोखा नहीं देगा। मैं कुछ भी तो नहीं कह पाती। अपनी इस बेबसी पर मेरी आंखें छलछला आती हैं। मैं दूसरी ओर मुंह फेर लेती हूँ। तुम्हारे यहाँ आने से मैं बहुत खुश हूँ। मेरी सांस जहाँ की तहाँ रुक जाती है आगे के शब्द सुनने के लिए, पर शब्द नहीं आते। बड़ी कतार, करुण और याचना भरी दृष्टि से मैं उसे देखती रहती हूँ, मानो कह रही हूँ कि तुम क्यों नहीं कह देते निशीत कि आज भी मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हें अपने पास सदा रखना चाहता हूँ। जो कुछ हो गया है वो हो गया है, उसे भूलकर तुम मुझसे विवाह करना चाहते हो। कह दो निशीत, कह दो। ये सुनने के लिए मेरा मन आकुल हो रहा है, छटपटा रहा है। मैं बुरा नहीं मानूंगी, ज़रा भी बुरा नहीं मानूंगी। और मान ही कैसे सकती हूँ निशीत? इतना सब हो जाने के बाद भी शायद मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। शायद नहीं, सचमुच सचमुच ही मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं जानती हूँ तुम कुछ नहीं कहोगे, सदा के मितभाषी हो। जो भी कुछ सुनने की आतुरता लिए मैं तुम्हारी तरफ देखती हूँ, पर तुम्हारी नज़र तो लेक के पानी पर जमी हुई है, शांत और मौन। आत्मीयता के क्षण अनकहे भले ही रह जाएं, पर अनबुझे नहीं रह सकते। तुम चाहे ना कहो, पर मैं जानती हूँ तुम आज भी मुझसे प्यार करते हो, बहुत प्यार करते हो। मेरे कलकत्ता आ जाने के बाद इस टूटे संबंध को फिर से जोड़ने की बात तुम इस समय सोच रहे हो। तुम आज भी मुझे अपना ही समझते हो। तुम जानते हो आज भी दीपा तुम्हारी और मैं। लगता है इस प्रश्न का उत्तर देने का साहस मुझ में नहीं है। मुझे डर है कि जिस आधार पर मैं तुमसे नफरत करती थी, उसी आधार पर कहीं मुझे अपने आप से नफरत ना करनी पड़े। लगता है रात आधी से भी आधी ढल गई है। कानपुर। मन में उत्कष्ट अभिलाषा होते हुए भी निशीत के आवश्यक मीटिंग की बात सुनकर मैंने कह दिया था कि तुम स्टेशन मत आना। ईरा आई थी, पर गाड़ी पर बिठाकर चली गई, या कहूँ कि मैंने ज़बरदस्ती ही उसे भेज दिया। मैं जानती थी कि लाख मना करने पर भी निशीत आएगा और विदा के उन अंतिम क्षणों में मैं उसके साथ अकेली रहना चाहती थी। मन में एक दबी सी आशा थी कि चलते समय ही शायद वह कुछ देर के लिए कह दे। गाड़ी चलने में जब 10 मिनट रह गया तो देखा बड़ी व्यग्रता से डिब्बों में झांकता झांकता निशीत आ रहा था। पागल, उसे इतना तो समझना चाहिए कि उसकी प्रतीक्षा में मैं यहाँ बाहर खड़ी हूँ। मैं दौड़कर उसके पास जाती हूँ। आप क्यों आए? पर मुझे आपका आना बड़ा अच्छा लगता है। वो बहुत थका हुआ लग रहा था, शायद सारा दिन बहुत व्यस्त रहा और दौड़ता रहा। मुझे सी ऑफ करने यहाँ पहुँच तो गया। मन करता है कुछ ऐसा करूँ जिससे उसकी सारी थकान दूर हो जाए, पर क्या करूँ? हम डिब्बे के पास आ जाते हैं। जगह अच्छी मिल गई है? वह अंदर झांकते हुए पूछता है। हाँ। पानी वानी तो है ना? हाँ। बिस्तर फैला लिया? मैं खींच पड़ती हूँ। वो शायद समझ जाता है, सो चुप हो जाता है। हम दोनों एक क्षण को एक दूसरे को देखते रहते हैं और मैंने उसकी आंखों में विचित्र सी छायाएं देखी, मानो कुछ है जो उसके मन में घुट रहा है, उसे मथ रहा है और वो कह नहीं पा रहा है। वो क्यों नहीं कह देता? क्यों नहीं अपने मन की इस घुटन को हल्का कर लेता? आज वैसे भीड़ विशेष नहीं है। चारों ओर नज़र डालकर देखते हुए कहता है। मैं भी एक बार चारों ओर देख लेती हूँ, पर नज़र मेरी बार बार घड़ी पर जा रही है। जैसे तैसे समय सरक रहा है। मेरा मन किसी गहरे अवसाद में डूब रहा है। मुझे कभी उस पर दया आती है तो कभी खींच। गाड़ी चलने में केवल 3 मिनट बाकी रह गए हैं। एक बार फिर से हमारी नज़रें मिलती हैं। ऊपर चढ़ जाओ, अब गाड़ी चलने वाली है। बड़ी असहाय सी नज़र से मैं उसे देखती हूँ, मानो कह रही हूँ तुम ही चढ़ा दो ना। और फिर धीरे धीरे चढ़ जाती हूँ। दरवाजे पर मैं खड़ी हूँ और वो नीचे प्लेटफॉर्म पर। जाकर पहुँचने की खबर देना। जैसे ही मुझे इधर कुछ निश्चित रूप से मालूम होगा मैं तुम्हें सूचना दे दूँगा। मैं कुछ बोलती नहीं, बस उसे देखती रहती हूँ। सीटी
फिर हरी झंडी, फिर सीटी। मेरी आंखें छलछला आती हैं। गाड़ी एक हल्के से झटके के साथ सरकने लगती है। वो गाड़ी के साथ कदम आगे बढ़ाता है और मेरे हाथ पर धीरे से अपना हाथ रख देता है। मेरा रोम रोम सिहर उठता है। मन करता है कि चिल्ला पड़ूं कि मैं सब समझ गई निशीत, सब समझ गई। जो कुछ तुम इन 4 दिनों में नहीं कह पाए वो तुम्हारे इस क्षणिक स्पर्श ने कह दिया। विश्वास करो, यदि तुम मेरे हो तो मैं भी तुम्हारी हूँ, केवल तुम्हारी, एकमात्र तुम्हारी। पर मैं कुछ नहीं कह पाती, बस साथ चलते निशीत को देखती भर रहती हूँ। गाड़ी की गति पकड़ते ही वह हाथ को जरा सा दबाकर छोड़ देता है। मेरी छलछलाई आंखें मूंद जाती हैं। मुझे लगता है यह स्पर्श, यह सुख, यह क्षण ही सत्य है, बाकी सब झूठ है। अपने को भूलने का, भरमाने का, छलने का असफल प्रयास है। आंसू भरी आंखों से मैं प्लेटफॉर्म को पीछे छूटता हुआ देखती हूँ। सारी आकृतियाँ धुंधली सी दिखाई देती हैं। असंख्य हिलते हुए हाथों के बीच निशीत के हाथों को, उस हाथ को जिसने मेरा हाथ पकड़ा था, ढूंढने का असफल प्रयास करती रहती हूँ। गाड़ी प्लेटफॉर्म को पार कर जाती है और दूर दूर तक कलकत्ता की जगमगाती बत्तियाँ दिखाई देती हैं। धीरे धीरे वे सब दूर हो जाती हैं, पीछे छूट जाती हैं। मुझे लगता है ये दैत्यकार ट्रेन मुझे घर से कहीं दूर ले जा रही है, अनदेखी अनजानी राहों में गुमराह करने के लिए, भटकाने के लिए। बोझिल मन से मैं अपने फैलाए हुए बिस्तर पर लेट जाती हूँ। आंखें बंद करते ही सबसे पहले मेरे सामने संजय का चित्र उभरता है। कानपुर जाकर मैं उसे क्या कहूँगी? इतने दिनों तक उसे छलती आई, अपने आप को छलती आई, पर अब नहीं। मैं उसे सारी बात समझा दूंगी। कहूँगी, संजय, जिस संबंध को टूटा हुआ जानकर मैं भूल चुकी थी, उसकी जड़ें हृदय की किन अतल गहराइयों में जमी हुई थी, इसका एहसास कलकत्ता में निशीत से मिलकर हुआ। याद आता है तुम निशीत को लेकर सदैव संदिग्ध रहते थे, पर तब मैं तुम्हें ईर्ष्यालु समझती थी। आज स्वीकार करती हूँ कि तुम जीते और मैं हारी। सच मानो संजय, 2.5 साल में स्वयं भ्रम में थी और तुम्हें भी भ्रम में रखा, पर आज भ्रम के छलना से सारे के सारे जाल छिन्न भिन्न हो गए हैं। मैं आज भी निशीत को प्यार करती हूँ, और ये जानने के बाद एक दिन भी तुम्हारे साथ और छल करने का दुस्साहस कैसे करूँ? आज पहली बार मैंने अपने संबंधों का विश्लेषण किया तो जैसे सब कुछ स्पष्ट हो गया, और जब मेरे सामने सब कुछ स्पष्ट हो गया तो तुमसे कुछ भी नहीं छिपाऊंगी। तुम्हारे सामने मैं चाहूँ तो भी झूठ नहीं बोल सकती। आज लग रहा है तुम्हारे प्रति मेरे मन में जो भावना है वह प्यार की नहीं, केवल कृतज्ञता की है। तुमने मुझे उस समय सहारा दिया जब अपने पिता और निशीत को खोकर मैं चूर हो चुकी थी। सारा संसार मुझे वीरान नजर आने लगा था। उस समय तुमने अपने स्नेहिल स्पर्श से मुझे जिला दिया। मेरा मरा हुआ मन हरा कर दिया। मैं कृतज्ञ हो उठी और समझने लगी कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। पर प्यार की बेसुध घड़ियाँ, वे विभोर क्षण, तन्मयता के पल जहाँ शब्द छुप जाते हैं, हमारे जीवन में कभी नहीं आए। तुम ही बताओ, आए कभी? तुम्हारे असंख्य आलिंगनों, चुंबनों के बीच एक क्षण के लिए भी तो मैंने कभी तन मन की सुध बिसरा देने वाली पुलक या मादकता का अनुभव नहीं किया। सोचती हूँ, निशीत के चले जाने के बाद मेरे जीवन में एक विराट शून्यता आ गई थी, एक खोखलापन आ गया था। तुमने उसकी पूर्ति की, तुम पूरक थे। मैं गलती से तुम्हें प्रियतम समझने लगी। मुझे क्षमा कर दो संजय और लौट जाओ। तुम्हें मुझ जैसी अनेक दीपाएं मिल जाएंगी तो सचमुच ही तुम्हें प्रियतम की तरह प्यार करेंगी। आज एक बात अच्छी तरह जान गई हूँ कि प्रथम प्रेम ही सच्चा प्रेम होता है। बाद में किया हुआ प्रेम तो अपने प्रेम को भूलने, भरमाने का प्रयास मात्र होता है। इसी तरह की असंख्य बातें मेरे दिमाग में आती हैं जो मैं संजय से कहूँगी, कह सकूँगी ये सब, लेकिन कहना तो होगा ही। उसके साथ अब एक दिन भी छल नहीं कर सकती मैं। मन से किसी और की आराधना करके तन से किसी और के होने का अभिनय मुझसे नहीं होगा। छी, नहीं जानती यही सब सोचते सोचते मुझे कब नींद आ गई। लौटकर अपना कमरा खोलती हूँ तो देखती हूँ सब कुछ ज्यों का त्यों है। सिर्फ फूलदान के रजनीगंधा के फूल मुरझा गए हैं, कुछ फूल झरकर जमीन पर इधर उधर बिखर गए हैं। आगे बढ़ती हूँ तो जमीन पर पड़ा एक लिफाफा दिखाई देता है। संजय की लिखाई है। खोला तो छोटा सा पत्र था। दीपा, तुमने तो कलकत्ता जाकर कोई सूचना ही नहीं दी। मैं आज ऑफिस के काम से कटक जा रहा हूँ। 5-6 दिन में लौट आऊँगा। तब तक तुम आ ही जाओगी। जानने को उत्सुक हूँ कि कलकत्ता में क्या हुआ। तुम्हारा संजय। एक लंबा निश्वास निकल जाता है। लगता है एक बड़ा सा बोझ हट गया है। इस अवधि में तो मैं अपने को अच्छी तरह तैयार कर लूँगी।
नहा धोकर सबसे पहले मैं निशीत को पत्र लिखती हूँ। उसकी उपस्थिति से जो हिचक मेरे होठ बंद किए हुए थे, दूर रहकर वह अपने आप ही टूट जाती है। मैं स्पष्ट शब्दों में लिख देती हूँ कि चाहे उसने कुछ नहीं कहा, फिर भी मैं सब कुछ समझ गई हूँ। साथ ही यह भी लिख देती हूँ कि मैं उसकी इस हरकत से बहुत दुखी थी, बहुत नाराज भी, पर उसे देखते ही जैसे सारा क्रोध बह गया। इस अपनत्व में क्रोध भला टिक भी कैसे सकता। लौटी हूँ तब से न जाने कैसी रंगीनी और मादकता मेरी आंखों में छा गई है। एक खूबसूरत से लिफाफे में उसे बंद करके मैं स्वयं पोस्ट करने जाती हूँ। रात में सोती हूँ तो अनायास ही मेरी नज़र उस सूने फूलदान पर जाती है। मैं करवट बदलकर सो जाती हूँ। कानपुर। आज निशीत को पत्र लिखे 5वां दिन है। मैं तो कल ही उसके पत्र की राह देख रही थी, पर आज भी दोनों डाक निकल चुकी है। जाने कैसे सूना सूना, अनमना अनमना लगता है। किसी भी तो काम में जी नहीं लगता। क्यों नहीं लौटती डाक से ही उत्तर दे देता। समझ में नहीं आता कि समय कैसे गुजारूं। मैं बाहर बालकनी में जाकर खड़ी हो जाती हूँ। एकाएक ख्याल आता है, पिछले 2.5 सालों के करीब इसी समय यहीं खड़े होकर मैंने संजय की प्रतीक्षा की है। क्या आज मैं संजय की प्रतीक्षा कर रही हूँ या मैं निशीत के पत्र की प्रतीक्षा कर रही हूँ? शायद किसी की नहीं, क्योंकि जानती हूँ कि दोनों में से कोई भी नहीं आएगा। निरुद्देश्य सी कमरे में लौट पड़ती हूँ। शाम का समय मुझसे घर में नहीं काटा जाता। रोज़ ही तो संजय के साथ घूमने निकल जाया करती थी। लगता है यहीं बैठी रही तो दम घुट जाएगा। कमरा बंद करके मैं अपने आप को धकेलती सी सड़क पर ले जाती हूँ। शाम का धुंधलका मन के बोझ को और भी बढ़ा देता है। कहाँ जाऊँ? लगता है जैसे मेरी राहें भटक गई हैं, मंजिल खो गई है। मैं स्वयं नहीं जानती आखिर मुझे जाना कहाँ है। फिर भी निरुद्देश्य सी चलती रहती हूँ, पर आखिर कब तक यूँ भटकती रहूँगी? हार कर लौट पड़ती हूँ। आते ही मेहता साहब की बच्ची तार का एक लिफाफा देती है। धड़कने दिल से मैं उसे खोलती हूँ। ईरा का तार था। नियुक्ति हो गई है, बधाई। इतनी बड़ी खुशखबरी पाकर भी ना जाने क्यों मैं खुश नहीं हो पाती। इस खबर को निशीत भेजने वाला था। एकाएक ही एक विचार मन में आता है, क्या जो कुछ मैं सोच गई वह निरा भ्रम था? मात्र मेरी कल्पना, मेरा अनुमान? नहीं, उस स्पर्श को मैं भ्रम कैसे मान लूं, जिसने मेरे तन मन को डुबो दिया था, जिसके द्वारा उसके हृदय की एक एक परत मेरे सामने खुल गई थी। लेख पर बिताए गए मधुर क्षणों को भ्रम कैसे मान लूं, जहां उसका मौन ही मुखरित होकर सब कुछ कह गया था। आत्मीयता के वे क्षण अनकहे जरूर थे। तो फिर उसने पत्र क्यों नहीं लिखा? क्या कल उसका पत्र आएगा? क्या आज भी उसे वही हिचक रोके हुए है? तभी सामने की घड़ी टन टन करके 9 बजाती है। मैं उसे देखती हूँ। यह संजय की लाई हुई है। लगता है जैसे ये घड़ी घंटे सुना सुनाकर मुझे संजय की याद दिला रही है। फहराते हैं ये हरे पर्दे, यह हरी बुक रैक, ये टेबल, ये फूलदान, सभी तो संजय के लाए हुए हैं। मेज पर रखा ये पेन उसने मुझे सालगिरह पर ला कर दिया था। अपनी चेतना के इन बिखरे सूत्रों को समेटकर मैं फिर पढ़ने का प्रयास करती हूँ, पर पढ़ नहीं पाती। हार कर मैं पलंग पर लेट जाती हूँ। सामने के फूलदान का सूनापन मेरे मन के सूनेपन को और अधिक बढ़ा देता है। मैं कस कर आंखें मूंद लेती हूँ। एक बार फिर मेरी आंखों के आगे लेक का स्वच्छ नीला जल उभरता है, जिसमें छोटी छोटी लहरें उठती हैं। उस जल की ओर देखते हुए निशीत की आकृति उभर कर आती है। वह लाख जल की ओर देखे, पर चेहरे पर अंकित उसके मन की हलचल को मैं आज भी इतनी दूर रहकर भी महसूस करती हूँ। कुछ ना कह पाने की मजबूरी, उसकी विवशता, उसकी घुटन आज भी मेरे सामने आकर साकार हो उठती है। धीरे धीरे लेक के पानी का विस्तार सिमटता जाता है और एक छोटी सी राइटिंग टेबल में बदल जाता है, और मैं देखती हूँ कि एक हाथ में पेन लिए और दूसरे हाथ की उंगलियों को बाल में उलझाए निशीत बैठा है। वही मजबूरी, वही विवशता, वही घुटन लिए। वह चाहता है पर जैसे लिख नहीं पाता। वह कोशिश करता है पर उसका हाथ बस काँप कर रह जाता है। ओह, लगता है उसकी घुटन मेरा दम घोट कर रखेगी। मैं एकदम ही आंखें खोल देती हूँ। वही फूलदान, पर्दे, मेज और घड़ी। कानपुर। आखिर आज निशीत का पत्र आ गया। धड़कते दिल से मैंने उसे खोला। इतना छोटा सा पत्र। प्रिय दीपा, तुम अच्छी तरह पहुंच गई, यह जानकर प्रसन्नता हुई। तुम्हें अपनी नियुक्ति का तार तो मिल ही गया होगा।
मैंने कल ही ईरा जी को फ़ोन करके सूचना दे दी थी और उन्हें बताया था कि तार दे दे। ऑफिस की ओर से भी सूचना मिल जाएगी। इस सफलता के लिए मेरी ओर से हार्दिक बधाई स्वीकार करें। सच, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हें यह काम मिल गया। मेहनत सफल हो गई। शेष फिर। शुभेच्छा, निशीथ। बस धीरे धीरे पत्र के सारे शब्द आंखों के आगे लुप्त हो जाते हैं। रह जाता है केवल शेष फिर। तो अभी उसके पास कुछ लिखने का शेष नहीं है। क्यों नहीं लिख दिया उसने अभी? और क्या लिखेगा वह? दीप। मैं मुड़कर दरवाजे की ओर देखती हूँ। रजनीगंधा के ढेर सारे फूल लिए मुस्कुराता सा संजय खड़ा है। एक क्षण में संज्ञा शून्य सी उसे इस तरह देखती हूँ मानो पहचानने की कोशिश कर रही हूँ। वह आगे बढ़ता है तो मेरी खोई हुई चेतना लौटती है और विक्षिप्त सी दौड़कर उससे लिपट जाती हूँ। क्या हो गया तुम्हें? पागल हो गई हो क्या? तुम कहाँ चले गए थे संजय? मेरा स्वर टूट जाता है। अनायास ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। क्या हो गया? कलकत्ता का काम नहीं मिला क्या? मारो भाई गोली काम को, तुम इतनी परेशान मत हो। पर मुझसे कुछ नहीं बोला जाता। बस मेरी बाहों की जकड़ कसती जाती है। रजनीगंधा की महक धीरे धीरे मेरे तन मन पर छा जाती है। तभी मैं अपने भाल पर संजय की अधरों का स्पर्श महसूस करती हूँ और मुझे लगता है यह स्पर्श, यह सुख, यह क्षण, यही सत्य है। वह सब झूठ था, मिथ्या था, भ्रम था और हम दोनों एक दूसरे के आलिंगन में बंधे रहते हैं, चुंबित प्रतिचुंबित।